नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। बेटा, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जहां पर हम क्विक रिवीजन की बात कर रहे हैं, जहां पर हम जल्दी जल्दी से सारे चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं। प्लस 2 के फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस पे ज्यादा वेटेज है, हम उन टॉपिक्स को आगे डिस्कस कर रहे हैं। और चलिए कंटिन्यू करते हैं। और अगर बच्चों आपको किसी भी तरह का फायदा इस वीडियो से हो पा रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग क्या है बेटा? मैं आपको याद दिलवा दूं कि हम प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं। प्लानिंग क्या थी? प्लान्स क्रिएट करना, प्लान्स बनाना। अब बारी किस चीज की है? अब बारी है उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की, उन प्लान्स को एक्शन में लाने की। तो सबसे पहला काम मीनिंग से शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या है? इनिशिएट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। जो प्लान सोचा है उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे। बेटा, मीनिंग में ही बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। क्वेश्चन में हमें केस स्टडी में पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई करिए किस कंसेप्ट के बारे में बात हो रही है। बेटा याद रखिए, जहां पर वर्ड इंप्लीमेंटेशन आ जाएगा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स की बात होगी, तो समझ लीजिएगा ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन ऑर्गेनाइजिंग का है। साथ में कीवर्ड है क्लैरिफाइंग द जॉब्स, मतलब कौन कौन से काम करने होंगे इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए, कौन कौन सी जॉब्स होंगी इस पूरे प्लान के बीच में, काम कौन से करने होंगे। और वर्किंग रिलेशनशिप्स को एस्टैब्लिश करना कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। बेटा 3 कीवर्ड्स याद रखेंगे ऑर्गेनाइजिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए। फर्स्ट इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, दूसरा है जॉब्स क्लियर करना कि कौन कौन से काम करने पड़ेंगे, थर्ड वर्किंग रिलेशनशिप्स को एस्टैब्लिश करना। वर्किंग रिलेशनशिप्स का मतलब क्या है? मतलब कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, कौन किसके अंडर काम कर रहा है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, ये सब डिसाइड होगा ऑर्गेनाइजिंग में। तो अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की ऑर्गेनाइजिंग करने का तरीका क्या है, आइडेंटिफाई करने का, इंप्लीमेंट करने का, जॉब्स को क्लियर करने का या वर्किंग रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करने का तरीका कौन सा है। बेटा 4 स्टेप्स हैं जिससे आप ऑर्गेनाइजिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क। पहले ये आइडेंटिफाई करिए कि जो प्लान हमने बनाया है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अगर हम उसे इंप्लीमेंट करते हैं कौन कौन से काम करने पड़ेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क और आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ क्या करना है, काम को डिवाइड भी करना है, डिवीजन ऑफ वर्क भी साथ में करनी है। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटेशन। बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं तो डिपार्टमेंटेशन की बात जरूर करेंगे। डिपार्टमेंटेशन का मतलब क्या है? जब आप सेग्रीगेट करते हैं, चीजों को डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने काम तो डिवाइड कर दिए, डिपार्टमेंटेशन में आप क्लियर कट बाउंड्रीज ड्रॉ कर देते हैं कि ये काम ये लोग करेंगे, ये काम ये सब लोग करेंगे। इस तरीके से आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर देते हैं। हम फर्दर चल के पढ़ेंगे आगे कि डिपार्टमेंटेशन एक्चुअली क्या है। देन असाइनिंग द ड्यूटीज। अब लोगों को उनके नाम के अकॉर्डिंग, उनके डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग ड्यूटी असाइन करिए कि उनका क्या काम है, क्या उनके रोल है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। और लास्ट में एस्टैब्लिश द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। बेटा बार बार बात हो रही है एस्टैब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। इट मींस सीनियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है। याद रखिए, बॉस, हु इज द बॉस, यहां पर यही क्लियर करना है कौन बॉस है। तो फिर से कह रहा हूं, 4 स्टेप ऑर्गेनाइजिंग के, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटेशन, असाइनिंग द ड्यूटीज एंड एस्टैब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। यहीं से हमारी ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स खत्म हो जाते हैं। एग्जाम में अगर आपको स्टेप्स पूछे जाते हैं ऑर्गेनाइजिंग के तो आप इनको लिख सकते हैं। बेटा कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन पेपर में कि इससे आगे के 2 स्टेप बताइए। यहां तक तो हो गया क्लियर, पहले कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करिए, फिर उससे आगे के 2 स्टेप बनाइए। तो आपको केस स्टडी ध्यान से पढ़नी पड़ेगी कि उसने कौन कौन से काम कर लिए हैं, XYZ, जिसके रिगार्डिंग भी केस स्टडी होगी और बाकी के स्टेप्स वहीं से आगे आपको फर्दर लिखने हैं। बेटा एक बात आपको याद दिलवा रहा हूं कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन खाली मत छोड़ के आइए। केस स्टडी पढ़ते हैं, कुछ भी आपको सूझता है रेलेवेंट, उसके साथ मिलता जुलता, उसको लिखिए जरूर, खाली मत छोड़ के आइए। फाइन, अच्छा स्कोर करना है हमें, कोई क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में। बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पूरे चैप्टर का हार्ट एंड सोल है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। कि जो आपने ऑर्गेनाइजेशन सोची है कि इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जाएगी, उसकी स्ट्रक्चर कितने तरह की हो सकती है? याद रखिए ये स्ट्रक्चर 2 तरह की हो सकती है। वन इज
फंक्शनल स्ट्रक्चर, सेकंड इज डिविजनल स्ट्रक्चर। कौन सी? फंक्शनल और डिविजनल। बेटा फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है, उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, डिविजनल स्ट्रक्चर्स क्या है, उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। फंक्शनल स्ट्रक्चर्स कौन सी होती हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शंस के आधार पर बांट देना, उसे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है या फंक्शनल स्ट्रक्चर कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, जहां पर काम के अकॉर्डिंग, फंक्शन मतलब काम के अकॉर्डिंग हिस्से बना रखे हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के, उसे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। जैसे पहली बात अपने पल्ले बांध लो, ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनल तो होती ही है जी। फंक्शनल में होता क्या है? अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। कैसे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, समझ रहे हो? तो फंक्शनल तो हर ऑर्गेनाइजेशन ऑलमोस्ट होती ही है। जो भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है या जो ग्रो कर रही ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहां पर फंक्शंस के आधार पर, फंक्शन यानी काम के आधार पर जब विभाजन किया जाता है पूरे वर्क प्लेस को, उसे फंक्शनल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। कि इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बांटा गया है? फंक्शंस यानी कि काम के आधार पर इसको बांटा गया है। इसकी एग्जांपल है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का हेड सेम है पर उसके अंदर कई काम के अकॉर्डिंग ब्रांचेस बना रखी हैं या उनको डिवीजन ऑफ वर्क कर रखा है कि ये सारे फाइनेंस से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है या सारा काम पैसे के साथ जुड़ा हुआ हो रहा है। ये सारे सेल्स वाले बंदे हैं जी, ये सब सिर्फ सेल्स देखते हैं, इनको और कुछ नहीं पता। ये सारे प्लानिंग वाले बंदे हैं जी, ये प्लान बनाते हैं, इनको और कुछ नहीं पता। और ये प्रोडक्शन वाले बैठे हैं, ये सिर्फ प्रोडक्शन देखते हैं कि कितना काम हुआ, ये मशीनों से डील करते हैं, इनको बस ऑर्डर जाता है इतने पीस बना दो, ये बना देते हैं। समझ में आया? तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जहां पर फंक्शंस के अकॉर्डिंग पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाता है। इसके फायदे क्या हैं? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन हो जाती है जी लोगों की। जो लोग किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, सपोज कोई अकाउंट्स में काम कर रहा है, कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उन लोगों की फंक्शनल स्पेशलाइजेशन हो जाती है। मतलब वो उस काम में परफेक्ट हो जाते हैं। कंपनी के पास अच्छे खासे धुरंधर लोग क्रिएट हो जाते हैं जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वो परफेक्ट है अपने काम में। फाइन। इफेक्टिव कंट्रोल आपका इफेक्टिव हो जाता है। कैसे इफेक्टिव हो जाता है? बिकॉज आपको पता है कि अगर पैसों की गड़बड़ी है तो अकाउंट्स वालों को पूछो, अगर प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में कोई फॉल्ट आ रहा है तो आप प्रोडक्शन वालों से पूछो भाई, है ना? अगर सेल नहीं हो पा रही है हमारे प्रोडक्ट की तो सेल्स वालों से पूछो। तो इफेक्टिव कंट्रोल हो जाता है आपका, आप बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। इंप्रूव एफिशिएंसी, अब ये दोनों काम हो जाएंगे तो एफिशिएंसी तो इंप्रूव हो ही जाएगी, इस बात को याद रखिए। इट अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। जब अलग अलग काम के अकॉर्डिंग आपने डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए तो डुप्लीकेशन कैसे हो जाएगी भैया? जब पता है कि फाइनेंस वाले बंदे ने फाइनेंस का काम करना है, मार्केटिंग वाले ने मार्केटिंग का काम करना है, तो डुप्लीकेशन होने के चांसेस नहीं है। ईज इन ट्रेनिंग, लोगों की ट्रेनिंग करना बड़ा आसान है जी। आपको पता है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट का बंदा है, इसकी ट्रेनिंग लगवानी है कहीं, तो अकाउंट से जुड़ी हुई ट्रेनिंग लगवाओ, है ना? इसको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इसकी नॉलेज में अपडेट करो कि जो अकाउंटिंग में हेल्प करे। जो सेल्स वाला बंदा है उसके हम कम्युनिकेशन स्किल्स की वर्कशॉप लगा सकते हैं। तो ईज इन ट्रेनिंग, उनकी ट्रेनिंग करनी आसान हो जाती है बिकॉज उनकी आइडेंटिफिकेशन आसानी से हो जाती है। तो ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है उसके एडवांटेजेस हैं। पहला, स्पेशलाइजेशन बन जाती है, इफेक्टिव कंट्रोल हो जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, डुप्लीकेशन नहीं होती है काम की, ट्रेनिंग करना आसान रहता है, याद रखिए। अब इसके डिसएडवांटेज भी बात कर लेते हैं। फंक्शनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, लिमिटेशंस क्या है? पहला लिमिटेशन, फंक्शनल एम्पायर्स क्रिएट हो जाते हैं। फंक्शनल एम्पायर का मतलब ग्रुप बन गया जी, हमारा डिपार्टमेंट परफेक्ट होना चाहिए, बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन जाए भाड़ में, हमें कोई लेना देना नहीं। बाकी सारे डिपार्टमेंट बुरा परफॉर्म करे, अच्छा परफॉर्म करे, भाई हमें तो अपने डिपार्टमेंट का पता है, हमें और किसी का नहीं पता। तो ये प्रॉब्लम रहती है आपकी फंक्शनल स्ट्रक्चर में। फंक्शनल एम्पायर खड़े हो जाते हैं, ठीक है? बुक में लिखा होगा, आपके पॉइंट ध्यान से पढ़िए। फंक्शनल एम्पायर्स, फंक्शनल एम्पायर का मतलब है कि एक अलग साम्राज्य खड़ा हो गया है। वो डिपार्टमेंट अपने आप को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी समझ रहा है जो चाहता है कि भाई हमें डांट ना पड़े, हम अपना काम सही करते रहे। फाइन। देन कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जब दो डिपार्टमेंट्स के इंटरेस्ट आपस में मैच नहीं खाते हैं। फंक्शनल एम्पायर की बात हो गई ना। अब अलग अलग डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट अगर अपने ही इंटरेस्ट के बारे में सोचने लगेंगे तो क्या होगा? कई बार कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। किसी और डिपार्टमेंट का गोल कुछ और है,
दूसरे डिपार्टमेंट का गोल कुछ और है और उन दोनों के गोल आपस में क्लैश कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसे कहा जाता है। रिजिडिटी, जब आपने कन्फाइन कर दिया कि ये सब लोग अकाउंटेंसी वाले हैं और ये सब लोग आपके फाइनेंस वाले हैं या मार्केटिंग वाले हैं, ये सब आपने क्लियर कर दिया, तो उससे क्या होगा, रिजिडिटी हो जाएगी। भाई ये लोग सिर्फ यही काम करेंगे और कोई नहीं करेंगे। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में एक प्रॉब्लम ये आती है कि रिजिडिटी हमारी ज्यादा क्रिएट हो जाती है और अकाउंटेबिलिटी करना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। किसको अकाउंटेबल ठहराएं, ये भी दिक्कत रह जाती है। ये प्रॉब्लम है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की, जहां पर आप जिम्मेदार किसको ठहराएं। अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जा रही है तो उसमें बताइए गलती किसकी है। उसमें गलती अकाउंट्स वाले की है, उसमें गलती फाइनेंस वाले की है, उसमें गलती मार्केटिंग वाले की है। बताओ किसकी गलती है। तो ये प्रॉब्लम है फंक्शनल स्ट्रक्चर में, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना आपको मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं फटाफट से दूसरी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, जिसको कहा जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर। बेटा याद रखिए, डिविजनल स्ट्रक्चर कहां काम आती है। डिविजनल स्ट्रक्चर वहां पर काम आ सकती है जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट्स बना रही है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक ही हाउस मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाता है, तब आपको डिविजनल स्ट्रक्चर की याद आती है, तब डिविजनल स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना चाहिए। बेटा ये याद रखिए कि जब आपको केस स्टडी में ये दे रखा है कि एक कोई पर्टिकुलर कंपनी है, वो एफएमसीजी में भी डील कर रही है, सर्विस सेक्टर में भी काम कर रही है और गारमेंट्स भी बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, अलग अलग बना रहे हैं। जैसे आईटीसी की बात करें, आईटीसी का बिस्किट भी आ रहा है, आईटीसी के होटल्स भी हैं, आईटीसी की कॉपीज भी हैं, टोटली अलग अलग चीजों में काम हो रहा है, पर हाउस एक है आईटीसी। ऐसे ही गोदरेज है, ऐसे ही टाटा है, हाउस एक है पर काम अनेक हैं। तो आप इसे डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं, जहां पर आप उनके अलग अलग नंबर ऑफ गुड्स के अकॉर्डिंग उसकी डिवीजन की जाती है कि ये डिवीजन सर्विस सेक्टर की है। जैसे टाटा स्टील अलग है, टाटा अब तो कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल भी अलग अलग हो गया। तो ये डिविजनल स्ट्रक्चर की एग्जांपल है, जहां पर आपने अलग अलग डिविजन्स क्रिएट कर रखी हैं। याद रखिएगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर जहां पर फंक्शन के अकॉर्डिंग आपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया हुआ है काम के आधार पर। डिविजनल स्ट्रक्चर जहां पर नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स या गुड्स के आधार पर आप ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर देते हैं, पूरे अलग ही नई ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर देते हैं, उसे डिविजनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। दैट इज नोन एज डिविजनल स्ट्रक्चर। बेटा याद रखिए, एक सिंपल सी बात है कि हर डिविजनल स्ट्रक्चर में, हर डिवीजन के अंदर आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। समझ में आया? जैसे दोबारा सुनिए, हर डिविजनल स्ट्रक्चर के अलग अलग डिवीजन में हर डिवीजन की अपनी फंक्शनल स्ट्रक्चर रहेगी ही रहेगी, ये बात हमेशा याद रखिए। जैसे आप टाटा की एग्जांपल ले लेते हैं, टाटा सॉल्ट है, टाटा एफएमसीजी के है ना प्रोडक्ट्स हैं, और ये टाटा की पैसेंजर व्हीकल है, टाटा के कमर्शियल व्हीकल हैं, उनके अंदर फर्दर अकाउंट डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट सब रहेंगे। बात समझ में आ रही है? फाइन। तो हर डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शनल स्ट्रक्चर तो मिलेगी ही मिलेगी। ओके, चलिए, और इसके एडवांटेजेस क्या है अगर आप डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो क्या होगा? एक प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हो जाती है आपकी, क्योंकि आपने अलग डिवीजन क्रिएट कर दी कि नोटबुक्स वाली डिवीजन अलग है जी आईटीसी की, वो एक्सपर्ट है किसमें? कॉपी बनाने में, है ना। होटल्स की डिवीजन अलग है आईटीसी की, वो एक्सपर्ट किसमें है? होटल्स रन करने में। तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हो जाती है जी। ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, आपको पता रहता है कि कौन भाई पूरी, अगर एक आईटीसी ग्रुप है उनको पता है कि किस सेक्टर में से बेनिफिट हो रहा है, किस सेक्टर में लॉस हो रहा है। तो अकाउंटेबल यानी कि जिम्मेदारी फिक्स करना कि किसकी गलती है या कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, वो आसान रहता है। ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी हो जाती है। देन फ्लेक्सिबल है, ऑटोनोमस यूनिट्स हैं, क्योंकि अलग अलग यूनिट्स हैं, है ना। साबुन बनाने वाले अलग हमारा खुद का कंपनी है, खाने पीने का बनाने वाला हमारा अलग कंपनी है, तो वो ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस का मतलब अपने अपने ही आप काम कर रहे हैं, उन्हें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, और इसीलिए वो फ्लेक्सिबल भी रहते हैं। और इजी टू एक्सपैंड एंड ग्रो, विस्तार करना आसान रहता है। आप बढ़ते जा रहे हैं आगे, आप एक मालिक है, सोचिए आपकी बात अगर करें, आप खुद मालिक हैं, आपका अपना एक ग्रुप है, उस ग्रुप में गाड़ियां भी बन रही हैं, उस ग्रुप में कपड़े भी बन रहे हैं, उस ग्रुप में अलग से कोई बिस्किट या चिप्स बनाने का अलग काम चल रहा है। फाइन, तो आपको पता है आप एक्सपैंड कर सकते हैं, किस डिवीजन को आगे बढ़ाना है, तो आसान रहता है। ओके, तो इट इज इजी टू एक्सपैंड एंड ग्रो। ये इसके एडवांटेजेस हैं। कौन कौन से? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इसमें, इजी टू एक्सपैंड है। ठीक है, इसको एक्सपैंड करना
आसान है। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है जी, डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं इसके अंदर, सेम यहां पर भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपस में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कॉस्टली अफेयर है। याद रखिए ये सिर्फ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन को सूट करता है। आप स्टार्टिंग में बिजनेस करो कि मैं डिविजनल स्ट्रक्चर बना लूं अपनी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये लार्ज स्केल, अगर आपकी केस स्टडी पे लिखा हो लार्ज स्केल, तो डिविजनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, क्योंकि ये कॉस्टली अफेयर है, इसमें पैसा ज्यादा खर्च होता है और इसमें ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट कभी कभी इग्नोर भी हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर आप एक डिवीजन की बात कर रहे हैं, हर डिवीजन अपने बारे में सोचती है, तो ये दिक्कत यहाँ पर रह सकती है। तो बेटा ये था इस पूरी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पर फंक्शनल और डिवीजन स्ट्रक्चर की बात हुई और हमें ये पता चला कि हर ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल स्ट्रक्चर तो रहता ही है और डिविजनल स्ट्रक्चर आपकी मर्जी है। जब आप एक से ज्यादा चीजें बनानी शुरू करेंगे, एक से ज्यादा तरह की चीजें बनानी शुरू करेंगे, तो आपकी डिवीजनल स्ट्रक्चर मजबूरी बन जाएगी, आपको डिवीजनल स्ट्रक्चर अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाना ही पड़ेगा। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल इनफॉर्मल का मतलब, फॉर्मल मतलब जहां पर वेल डिफाइंड एक स्ट्रक्चर है कि ऐसे ही काम होगा, उसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। और दूसरी है हमारी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर सोशल रिलेशन, सामाजिक संबंधों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, कि जैसे यार दोस्त बैठे हैं, काम कर रहे हैं बैठे हुए, कोई आजकल वैसे नया नया ट्रेंड है, ये चीजें चल रही हैं कि जहां पर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ओपन डोर पॉलिसी, कोई भाई ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, या कोई किसी की वर्क स्पेस मेंशन नहीं है, जो जहां बैठा है वहां काम कर रहा है, फाइन। तो ये आपकी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती हैं। एक है फॉर्मल, एक है इनफॉर्मल। फॉर्मल वेल डिफाइंड है पर ये रिजिड रहेगी, यहां पर फैसले लेने मुश्किल रहेंगे, यहां पर काम लेट भी हो सकता है। इनफॉर्मल सोशल रिलेशंस पर निर्भर करती है, काम जल्दी हो सकता है, माहौल अच्छा हो सकता है, पर लड़ाई झगड़े होने के चांसेस ज्यादा हैं, रूमर्स, अफवाहें, गप्पें, ऐसी चीजें होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फीचर्स रहते हैं, जैसे रूमर्स हैं और लोग फजूल का बैठ के बात कर रहे हैं, चुगलियां कर रहे हैं बैठ के, वो चीजें ज्यादा रहती है किसमें, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की अगर आपको या फॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करनी हो, तो हमारा हर सरकारी महकमा, ये जो स्ट्रक्चर है सरकारी दफ्तरों का, कि कौन क्या साइन करेगा, कौन कहाँ काम करेगा, वेल डिफाइंड है कि इसके साइन पहले होंगे, इसके साइन बाद में होंगे। जो भी फॉर्म्स आप फिल करते हैं, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है जी, वो सारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के में फॉलो करते हैं। और इनफॉर्मल में जहां पर किसी तरह का कोई वेल डिफाइंड सिस्टम नहीं है ना, यारों दोस्तों की तरह बातें हो रही हैं, कोई बॉस नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है, तो वो आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर बारी आती है अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। बेटा क्विकली खत्म करेंगे, वाइंड अप करेंगे, इसे ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। डेलीगेशन क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। डेलीगेशन का मतलब है अपना काम दूसरे व्यक्ति को थोड़ी बांट देना, कि मेरा काम ज्यादा हो रहा है, मैं अपने काम का कुछ हिस्सा तोड़ के इस व्यक्ति को दे रहा हूं, वो है अपने काम को डेलीगेट कर देना, फाइन। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है सिस्टमैटिकली डेलीगेट करना, यानी कि मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके 6 डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे फंक्शनल डिपार्टमेंट में तय, मैंने हर डिपार्टमेंट को थोड़ा थोड़ा अपनी ऑटोनॉमी दे रखी है कि यहां तक का काम अपने आप कर लिया करो। जैसे सपोज करो फाइनेंस की बात करें, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 6 अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट हैं, और मैंने 6 को बोल दिया है कि अगर 10,000 का खर्चा हो ना, वो अपने आप मैनेज आप कर सकते हो, मैंने परमिशन दे रखी है। तो उसे क्या कहेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन, जहां पर आप सिस्टमैटिक डेलीगेशन करते हैं। डेलीगेशन मतलब जहां पर आप काम को आगे किसी को बांट रहे हैं, या आगे किसी को, एक बॉस है वो अपने सबॉर्डिनेट को काम दे रहा है कि यार ये काम तुम्हें करना है, उसे मिला था आगे काम, उसने आगे डेलीगेट कर दिया, ये बड़ा चलता है ना, काम डेलीगेट कर दिया, मतलब अपना काम थोड़ा सा आगे दे दिया, भी तुम कर लाना, है ना। तो ये डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट है। याद रखिए इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। डेलीगेशन में 3 चीजें डिस्कस करनी जरूरी है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। यानी कि जब भी आप काम को डेलीगेट करेंगे तो याद क्या रखेंगे, अथॉरिटी का भी, कि अथॉरिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी और अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये क्विक रिवीजन है। तो अथॉरिटी का मतलब है क्या, जहां पर आपके पास पावर है काम करवाने की। डेलीगेशन का मतलब क्या है कि आप अपनी अथॉरिटी थोड़ी सी किसी और को आगे दे रहे हैं, भाई तू भी करवा ले काम, ठीक है, अथॉरिटी। और अथॉरिटी होनी भी चाहिए काम को डेलीगेट करने के लिए। आपके पास अथॉरिटी है तभी आप डेलीगेट कर रहे हो, और जिसको डेलीगेट कर रहे हो अगर अथॉरिटी नहीं दे रहे हो तो वो काम नहीं होगा भैया, याद रखिए। डेलीगेशन जब भी देते हो साथ में अथॉरिटी देनी पड़ती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, ठीक। अथॉरिटी डेलीगेट हो सकती है, ठीक, रिस्पॉन्सिबिलिटी 100 डेलीगेट हो सकती है। आपको काम मिला था, आपने अपने छोटे भाई को दे दिया करने के लिए,
डेलीगेट कर दिया तू कर, ठीक है। पर काम किसको मिला था, याद रखिए आपको मिला था, आप ही से पूछा जाएगा काम क्यों नहीं हुआ, ओके। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही एक और मोर सीरियस वर्जन है, जहां पर आपका एट द एंड आप ही उस काम के लिए अकाउंटेबल है, वो काम हुआ या नहीं हुआ, ओके। और ये इन तीनों में से अथॉरिटी डेलीगेट की जा सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ हद तक डेलीगेट की जा सकती है, और अकाउंटेबिलिटी को कभी भी डेलीगेट नहीं किया जा सकता। याद रखिए, अथॉरिटी डेलीगेट की जा सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सो डेलीगेट की जा सकती है, अकाउंटेबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं की जा सकती। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। एक और बात याद रखेंगे, अथॉरिटी हमेशा ऊपर से नीचे फ्लो करती है, फ्रॉम बॉस टू सबॉर्डिनेट, ठीक। बॉस ने अपनी अथॉरिटी डेलीगेट की किसको, अपने सबॉर्डिनेट को। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा नीचे से ऊपर ट्रैवल करती है, एक सबॉर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी तरफ, अपने बॉस की तरफ। ये याद रखिए, इस तरीके से ट्रैवल करती है, अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्लियर हो गया डेलीगेशन क्या है, हमें क्लियर हो गया डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टमैटिक तरीके से जब आप चीजों को डेलीगेट करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में अपने काम को बांट देते हैं, थोड़ी सी अथॉरिटी बांट देते हैं, उसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। जब एक सेंटर है और डिसेंट्रलाइजेशन उसे तोड़ दिया गया, हर डिपार्टमेंट अपने फैसले ले सकता है कुछ हद तक, उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। सिस्टमैटिक डेलीगेशन है थ्रू ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल और लोअर, तीनों लेवल पर आपने कुछ कुछ फैसले लेने की आजादी दे रखी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे। और इट इंक्रीजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ सबॉर्डिनेट्स रोल, और सबॉर्डिनेट का रोल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे एक बॉस है, हर डिपार्टमेंट का एक एचओडी बना रखा है, तो उस एचओडी का जो रोल है और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज हमने लेक्चर में मीनिंग की बात की, स्टेप्स किए, ऑर्गेनाइजिंग के बात की कि फंक्शनल और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं, बात की कि उनके फायदे और नुकसान क्या होते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, ये हमने आज डिस्कस किया। एग्जाम में एक क्वेश्चन बन सकता है, इंडिविजुअल तो मैंने आपको बता दिया, केस स्टडी बन सकती है, इनके डिफरेंस पर क्वेश्चन आ सकता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में दे रखा है, उसे पढ़िए। थैंक यू सो मच। यहीं पर अपनी वीडियो को खत्म करते हैं और मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बेटा।